Okay, so we'll very quickly revise what are harmonics and overtones. हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन समझेगा तो अगले जितने भी टॉपिक है वो समझ में आएंगे. सो लेट अस फर्स्ट क्विकली वेरी क्विकली रिवाइज व्हाट आर हार्मोनिक्स एंड व्हाट आर ओवरटोन्स. तो विल स्टार्ट विथ हार्मोनिक्स फर्स्ट. एज यू नो, कल के लेक्चर में बताया था मैंने आपको, whenever you set a string, a stretch string or an air column into vibration. When you set stretch string, for example, जो musical instruments होते हैं, गिटार, सितार, they have strings. उनको जब आप वाइब्रेट करते हो, या फिर एयर कॉलम्स, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव फ्लूट विच इज एन एयर कॉलम. सो व्हेन अ स्ट्रिंग और एयर कॉलम इज सेट इनटू वाइब्रेशंस, तो जो वाइब्रेशंस होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब फंडामेंटल किसको बोलते हो? जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको फंडामेंटल बोलते हैं, अलॉन्ग विथ हायर फ्रीक्वेंसीज. तो एनी वाइब्रेशन विल हैव अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. फॉर एग्जांपल जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज एन, राइट. तो ये जो हार्मोनिक है, ये वर्ड क्यों यूज होता है? द हार्मोनिक वर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विथ ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स. तो अगर फंडामेंटल n है तो इसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल 2n, 3n, 4n, 5n, 6n एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हार्मोनिक इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू indicate to represent fundamental frequency and all its integral multiple. All important word है, all the integral multiple. For example, अगर fundamental frequency 5 है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इन सब के लिए वर्ड होगा हार्मोनिक. जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है उसको तुम फंडामेंटल बोलते हो, या इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक. इट इज फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक. ये जो 2n है दैट इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक. तो दिस इज सेकंड हार्मोनिक. ये है थर्ड हार्मोनिक. ये है फोर्थ हार्मोनिक, सो ऑन सो फोर्थ. और ओवरटोन्स, व्हाट आर ओवरटोन्स? ओवरटोन इज द वर्ड दैट यू यूज टू रिप्रेजेंट हायर फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि पहला फ्रीक्वेंसी विच इज फंडामेंटल, हो सकता है इसके बाद सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, यू हैव 3n, देन यू हैव 5n, देन यू हैव 7n. तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज है विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है वो, उसको तुम ओवरटोन बोलते हो. सो दिस बिकम्स फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन विच इज थर्ड हार्मोनिक. ये हो गया आपका सेकेंड ओवरटोन विच इज फिफ्थ हार्मोनिक. तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. हार्मोनिक के वर्ड सुनोगे मतलब फंडामेंटल अलॉन्ग विथ all the integral multiples, so that is harmonic. और ओवरटोन ये हम लोग फंडामेंटल के लिए यूज नहीं करते हैं, ये हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए यूज करते हैं. मतलब फंडामेंटल छोड़ के जो बाकी के हायर फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है उसके लिए वर्ड होता है ओवरटोन, राइट. तो अभी याद रखना, इतना अगर याद होगा तो अभी आज का टॉपिक है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग. सो वी विल स्टार्ट विथ वाइब्रेशंस of a stretched string. Of a stretched string. सबसे पहले before we start with vibrations of stretched string या फिर modes of vibrations of a stretched string, हमको पता होना चाहिए what is the velocity of a wave on a stretched string. तो 11th standard if you remember sound नाम का चैप्टर था. sound नाम के चैप्टर में तुमने velocity of wave का expression if you remember you have mentioned it somewhere कि अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, तो इफ यू हैव अ वेव, ट्रांसवर्स वेव, यू रिमेंबर ट्रांसवर्स वेव इज अ वेव in which the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation. So if the wave is propagating towards positive x या towards negative x, the particles are vibrating along y axis or z axis. तो मान लेते हो ये y axis है, ये मीडियम है. तो जब इसमें से वेव पास होगा तो पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग अलोंग वाई एक्सिस एंड द वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस. तो अगर आपको याद होगा, यू मस्ट रिमेंबर दिस, आपको याद होना चाहिए. तो सबसे पहले हमने किया कि अभी मैं सब थ्योरी तो लिखने नहीं बैठूंगा, यू हैव टू एक्सप्लेन इन एग्जाम. लिख देना क्या लिखना है. कंसिडर स्ट्रिंग अंडर टेंशन क्लैम्प बिटवीन टू वर्टिकल रिजिड सपोर्ट्स. ये दो रिजिड सपोर्ट्स है. क्लैंपिंग मतलब बांधना, बांध दिया. टेंशन है इसलिए हमने बोला कंसिडर stretch string under tension clamped between two vertical rigid supports. अब हम लोग क्या करते हैं, if the string is plugged midway,
तो वैसे कहीं पे भी कर सकते हो, बट लेट अस से द स्ट्रिंग इज प्लग्ड मिडवे, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव जनरेट होंगे एंड दिस ट्रांसवर्स वेव विल ट्रैवल थ्रू दिस मीडियम। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल हुआ, वही रिफ्लेक्ट होके आया और रिफ्लेक्ट होके वो क्या बन गया, स्टेशनरी वेव। तो पहली बात तो ये है कि जो तुमने प्लग किया और छोड़ दिया तो वेव जनरेट हुआ। कौन सा वेव जनरेट हुआ, ट्रांसवर्स वेव जनरेट हुआ। और ट्रांसवर्स वेव ये प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब ट्रैवलिंग वेव है। ये वेव ट्रैवलिंग वेव था, ये वेव भी ट्रैवलिंग वेव था, दोनों का इंटरफेरेंस स्टेशनरी है। पहला वेव दूसरा वेव, दे आर ट्रैवलिंग वेव्स। एंड व्हेन यू से वेव्स आर ट्रैवलिंग, मतलब वेव का स्पीड होगा, तो स्पीड ऑफ वेव इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ टी बाई ए। 11th स्टैंडर्ड साउंड चैप्टर में कहीं तो मेंशन था that the speed of a transverse wave on a stretch string is given by root of t by m, where t is called as tension, where t is tension in the string, it is tension in the string। इसलिए मैंने बोला कि अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो उस स्ट्रिंग में से वेव पास ही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, उसका रीजन भी है। यू हैव टू नो दिस। अभी ये 11 में जो सीखा, फिर 12 में जो सीखा, इट इज ऑल कनेक्टेड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब तुम एक मीडियम को डिस्टर्ब करते हो तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन, ऑसिलेशन मतलब एसएचएम। एसएचएम में रिस्टोरिंग फोर्स के बिना एसएचएम होता ही नहीं है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कहीं से तो आएगा। यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का सोर्स है वो टेंशन है। अगर टेंशन नहीं होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं होंगे तो वेव पास नहीं होगा, राइट। So it depends on tension. That is why tension is called as elastic property of the medium. Tension is called as elastic property of the medium because it is providing elasticity, मतलब it is providing restoring force. And m is called as linear mass density या फिर mass per unit length. Linear mass density बोलते हैं इसको। Linear mass density होता है mass per unit length, मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास है पर यूनिट लेंथ। आप बोलोगे यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी क्यों हो रहा है, अरे वायर इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो फिर लीनियर मास डेंसिटी होगा ना। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द वायर व्हिच इज ऑफ लेंथ 10 मीटर, लेट अस से द टोटल मास ऑफ द वायर इज 50 किलोग्राम, तो पर मीटर में कितना है 5, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट स्टडीइंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमको एक्चुअली मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग देखना है, बट बिफोर यू डू दैट आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी of a transverse wave on a stretch string is under root of t by m, where t is tension in the string and m is mass per unit length. Now we can study different modes of vibrations of a stretch string. So we'll start with modes of vibration of a stretch string. modes मतलब कितने तरीके से एक स्ट्रिंग वाइब्रेट हो सकता है, उसको बोलते हैं मोड्स। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। पहला मोड इसको तुम बोलते हो फंडामेंटल मोड। द फर्स्ट मोड इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन बहुत इजी टॉपिक है, एक्सट्रीमली सिंपल। सिर्फ जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से ध्यान रखो, इट इज टू सिंपल। वापस घर पे जाके या पूरी जिंदगी में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ये फर्स्ट मोड है। फर्स्ट मोड मतलब वन लूप, क्योंकि स्टेशनरी वेव में क्या बनता है, लूप। अभी कम से कम कितने लूप बन सकते हैं, वन लूप। तो फंडामेंटल मोड में कितने लूप बन गए, वन लूप। तो इन द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर इज वन लूप, और इन द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन एक लूप बनने के लिए तुमको स्ट्रिंग को सेंटर में ही प्लग करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लग इट एट द सेंटर। बोलोगे ऐसा क्यों, बिकॉज इफ यू नोटिस एक लूप बना, और इफ यू नोटिस अगेन एक लूप मतलब दो नोड्स के बीच में एक लूप होता है, और दो नोड्स के बीच में एक ही एंटी नोड होता है, और एंटी नोड वहीं बनता है जहां से वेव स्टार्ट होता है। मतलब तुमने प्लग सेंटर में किया तब जाके एक लूप बना। So in the fundamental mode of vibration, so in this mode, I will not write down theory, and if you write in exam, of course, थोड़ा थोड़ा explain करना पड़ेगा। In this mode of vibration, the string is plugged at the center, and the string vibrates as shown in figure. One loop is formed. और वन लूप का मतलब होता है कि दो नोड्स बन गए, टू नोड्स एंड वन एंटी नोड इज फॉर्म्ड।
हमारा टास्क है हमको कम से कम 3 मोड्स देखने हैं, एटलीस्ट 3 मोड्स, क्योंकि 3 मोड के बिना तुम जनरल फॉर्मूला नहीं बना सकते। और हमको यहाँ पे जनरल फॉर्मूला बनाना है फ्रीक्वेंसी का। वी वांट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। गुड। तो इन द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन you have one loop, two nodes and one antinode, and you know that v equals to n lambda होता है ना ऐसा, speed equals to n lambda. So you know frequency is v by lambda, and I just told you that v is under root of t by m. So therefore frequency is 1 by lambda under root of t by m. अब ये वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसा है, you know, this is the length of the string L. And do you remember the distance between two successive nodes was how much? कितना? Lambda by 2. So you can see कि ये node to node distance is the length, and node to node distance कितना होता है? Lambda by 2. तो length कितना है? Lambda by 2. तो lambda कितना है? 2L है. Therefore frequency which is 1 by lambda, lambda is 2L, तो 1 by 2L root of T by m. This is the frequency of fundamental mode of vibration. मतलब this is the smallest frequency that you can have in a stretched string. Smallest. This is the smallest fundamental frequency है। अब हमको देखना है नेक्स्ट मोड। नेक्स्ट मोड को तुम बोल सकते हो फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि मैंने अभी बोला फंडामेंटल छोड़ के जो अगला प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। अब बोलोगे सेकेंड हार्मोनिक क्यों नहीं बोल सकते? तो तुमको अभी तक पता थोड़ी है सेकंड हार्मोनिक है कि थर्ड हार्मोनिक है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड हमेशा नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी 2n नहीं होता है, मे बी 3n होता है, मे बी 4n होता है, मे बी 5n होता है। तो जो भी अगला हायर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हो? फर्स्ट ओवरटोन। सो लेट अस फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। You know how to find out this frequency is again a very simple task. फिर वही दो रिजिड सपोर्ट, फिर वही दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में एक स्ट्रेच स्ट्रिंग विच इज अंडर टेंशन, एंड देन यू प्लग इट। तुम इसको प्लग करोगे, बट इस बार तुम इसको सेंटर पे प्लग नहीं करोगे, क्योंकि सेंटर पे प्लग करोगे तो वापस फंडामेंटल मोड बन जाएगा वो। तो यू प्लग इट समवेयर, यू प्लग इट एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। तो मैंने यहाँ प्लग किया 1/4, तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। तो एक की जगह पे हाउ मेनी लूप्स यू हैव? यू हैव 2 लूप्स। सो यू हैव 2 लूप्स इन दिस केस। So 2 loops are formed. So in this mode of vibration 2 loops are formed. 2 लूप बनेंगे तो 3 नोड्स होंगे, एक यहाँ नोड होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, and then you have 2 antinodes also. You have 2 antinodes, क्योंकि हर 2 नोड्स के बीच में क्या होता है? हर 2 नोड्स के बीच में क्या होता है? एक एंटीनोड होता है। तो यहाँ पे एंटीनोड, यहाँ पे एंटीनोड, तो you have 2 antinodes and you have 3 nodes. So in the first overtone 2 loops are formed. 2 loops are formed. And 2 loops मतलब 3 nodes and 2 antinodes. और जानबूझ के मैं लिख के भी दे रहा हूँ बिकॉज अभी तो स्ट्रेच स्ट्रिंग है, फिर हमारे पास एयर कॉलम्स आएंगे। एयर कॉलम्स 2 टाइप के आते हैं, एक होता है विच इज क्लोज एट वन एंड और एक होता है ओपन एट बोथ द एंड्स। तो तब हमको इसके साथ उसको कंपेयर करना है। गुड। तो 3 नोड्स एंड 2 एंटीनोड्स आर फॉर्म। अब इसमें भी हमको फ्रीक्वेंसी ही फाइंड करना है। तो यू हैव v इक्वल्स टू n लैम्डा, बट रिमेंबर द स्ट्रिंग वाज सेम, द टेंशन वाज सेम। स्ट्रिंग सेम था तो m सेम था, टेंशन सेम था तो t सेम था, t और m सेम है तो v सेम है, v इज सेम, बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट सेम एंड द वेवलेंथ इज नॉट सेम। बोला कि वेवलेंथ क्यों चेंज हुआ? फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो वेवलेंथ चेंज होता ही है। और दिस इज बाय द वे लेंथ l। तो नाउ यू कैन से n1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। ये पहले ओवरटोन में फ्रीक्वेंसी है, इट इज v by lambda 1। तो n1 इक्वल्स टू 1 by lambda 1 अंडर रूट ऑफ t by m। What is lambda 1? What is distance between node and the next node? Lambda by 2.
यहाँ से यहाँ तक वापस कितना, लैम्डा बाई टू, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा. दिस इज लैम्डा बाई टू, दिस इज लैम्डा बाई टू. सो लेंथ इन दिस केस, सेकेंड केस में मतलब फर्स्ट ओवरटोन के केस में जो लेंथ है वो कितना हो गया, लैम्डा. लैम्डा हो गया, गुड. तो यू कैन पुट लैम्डा हियर. तो n1 इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा. लैम्डा इज हाउ मच, लैम्डा 1 इज लैम्डा, बट लैम्डा इज हाउ मच, अरे हाउ मच, व्हाट इज लैम्डा 1 का वैल्यू, लेंथ ऑफ द वायर. तो लेंथ अंडर रूट ऑफ p बाय n. अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट डाउन n1 इक्वल्स टू, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू कर लेता हूँ इसको. तो 2 1 बाई 2l अंडर रूट ऑफ p बाई m. ऐसा क्यों किया, व्हाट वाज दिस, क्या था वो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था. क्या था वो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था. 1 बाई 2l रूट ऑफ t बाई m इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक, क्योंकि n1 इक्वल टू 2n आ गया, तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकेंड हार्मोनिक. कम से कम आपको 3 केसेस यहाँ पे डिराइव करने पड़ते हैं. हमने फंडामेंटल कर लिया, फिर फर्स्ट ओवरटोन आ गया, अब सेकेंड ओवरटोन की बात कर लेंगे. तो लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड ओवरटोन. सेकेंड ओवरटोन, तो बताओ एनी गेस, सेकेंड ओवरटोन में कितने लूप्स बनने वाले हैं, कितने, 3. हाउ मेनी, 3. तो अगेन यू हैव अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, you have a stretched string. अब यहाँ पे 3 बनेंगे. मैं एक काम करता हूँ, जस्ट मार्क डाउन 1 पॉइंट हियर, 1 पॉइंट हियर. तो ये नोड्स मैंने मार्क कर लिए. ऐसा हो गया. सो इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन यू हैव टोटल 3 लूप्स, 4 nodes and 3 antinodes. These are antinodes, these are nodes. तो थोड़ा सा अगर और ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है जो होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसान जाएगा. जब नंबर ऑफ लूप एक हो, एक वन फुल लूप, फुल, हाँ हाफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिस इज वन फुल लूप, वन फुल लूप. जितने नंबर ऑफ लूप्स होते हैं उतने ही एंटीनोड्स होते हैं. तो वन लूप इज वन एंटीनोड, और नोड का नंबर एक से ज़्यादा होता है, मतलब 2. इन द सेकेंड मोड, मतलब फर्स्ट ओवरटोन, हाउ मेनी लूप्स, तो कितने एंटीनोड्स, कितने नोड्स, 3. इन द सेकेंड ओवरटोन हाउ मेनी लूप्स, 3. हाउ मेनी एंटीनोड्स, 3. हाउ मेनी नोड्स, 4. अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी बहुत इजी लग रहा है, ये आपको इजी ही है वैसे, बट फॉर जेई नीट इफ यू नो दिस बेसिक थिंग, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे आपके. देन क्यों ऐसा, देखो अभी अगर आपको पूछ लिया होता कि बताओ नोड्स कहाँ कहाँ बने, कहाँ कहाँ बने, अरे ये जीरो डिस्टेंस है, ये एल डिस्टेंस है, L/3 तो पहला L/3 पे, दूसरा 2L/3 पे, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना. ये पहला नोड बना स्टार्टिंग में, मतलब रिजिड सपोर्ट पे, आखिरी बना रिजिड सपोर्ट पे, और इस वायर के 3 इक्वल सेक्शन हो गए. इसका मतलब जो नोड था, दिस नोड इट इज एट L/3 डिस्टेंस, और ये L/3 प्लस L/3 तो 2L/3 डिस्टेंस, राइट. तो दिस इज हाउ यू हैव टू इमेजिन दिस थिंग्स. तो इस केस में हाउ मेनी लूप्स आर फॉर्म, 3 loops. 3 loops corresponds to 3 antinodes, 3 antinodes and 4 nodes, and 4 nodes. तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो v इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2, तो n2 इक्वल्स टू v बाय लैम्डा 2, तो n2 इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा 2, और v तो वही रहेगा अंडर रूट ऑफ t बाय m. देन दिस इज द लेंथ l, नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो 3 लैम्डा बाई 2, लेकिन लैम्डा को मैंने क्या नाम दिया है, लैम्डा 2. तो you have length of the wire equals to 3 lambda 2 by 2. So lambda 2 is 12 by 3. It is 12 by 3. So 12 by 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. Therefore n2 equals to 2l by 3, 3 गया ऊपर, 3 गया ऊपर, under root of t by m. You know this is what? This is fundamental frequency. तो second overtone is third harmonic, because it is 3 है.
राइट। तो अगर पहला ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक था, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक था, तो थर्ड ओवरटोन क्या आएगा? फोर्थ हार्मोनिक। फोर्थ ओवरटोन क्या आएगा? फिफ्थ हार्मोनिक। वेरी गुड। फिफ्थ ओवरटोन क्या आएगा? सिक्स्थ हार्मोनिक। तो जनरल फॉर्मूला बन गया आपका, जो है वो जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला टेल्स यू दैट pth pth overtone, what will be pth overtone? अरे, फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक। तो पीथ ओवरटोन क्या है? तो पीथ ओवरटोन इज व्हाट? पीथ ओवरटोन इज व्हाट? पी प्लस वन हार्मोनिक, राइट। वेरी गुड। इसका मतलब ये भी हो गया कि पीथ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? पी प्लस वन एन। ऐसा क्यों लिखा मैंने? लुक, एन टू क्या आया? थ्री है। तो मैं एन टू को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? टू प्लस वन एन। यस, बराबर। ध्यान दो, हाँ, मैं जेई नीट और सीट के क्वेश्चन यहीं के यहीं करवा रहा हूँ, ध्यान दो इसके लिए, राइट। तो अगर एन थ्री होता तो क्या होता? फोर एन। तो फोर एन को मैं थ्री प्लस वन लिख सकता हूँ क्या? यस, लिख सकता हूँ, यस, बराबर। अगर फिफ्थ ओवरटोन होता, फिफ्थ, सिक्स एन मतलब फाइव प्लस वन, लिख सकते हैं क्या? तो पीथ ओवरटोन क्या हो गया? वेरी गुड। एंड इफ यू नोटिस, ये पी नंबर ऑफ लूप्स भी है, यू हैव टू नोटिस दिस। पक्का? श्योर? गलत बोलूंगा फिर भी हाँ बोलना, चेक करके बोलो इफ इट इज राइट और रॉन्ग। ये सेकंड ओवरटोन था, और सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, कितने लूप बने थे? तीन। तो पी नहीं, पी प्लस वन है नंबर ऑफ लूप्स। तो यहाँ पे जब तुम बोलते हो, इफ आई से फिफ्थ ओवरटोन, यू आर सेइंग सिक्स्थ हार्मोनिक, तो छह लूप है। इफ आई से फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक, तो दो लूप है। तो नंबर ऑफ लूप्स के साथ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कभी कभी नंबर ऑफ लूप्स पूछते हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स इज पी प्लस वन, क्योंकि अगर फर्स्ट ओवरटोन है, ओवरटोन हार्मोनिक, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओवरटोन ये फंडामेंटल के ऊपर वाला पहला फ्रीक्वेंसी होता है, वहां से स्टार्ट होता है काउंटिंग। तो मैंने अगर फर्स्ट ओवरटोन बोला तो कौन सा हार्मोनिक है? सेकेंड हार्मोनिक है। नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? कितने हैं? दो है। कितने हैं? दो। सेकेंड ओवरटोन बोला तो कितना? थर्ड हार्मोनिक। तो कितने नंबर ऑफ लूप? थ्री, राइट, बराबर। इसका मतलब आप नोटिस कर रहे होंगे, जो हार्मोनिक का नंबर है वही लूप का नंबर है। और ओवरटोन उससे एक कम है इस केस में, बराबर। गुड। तो जनरल फॉर्मूला बन गए, तो कंक्लूजन भी आ गया। तो व्हाट आर द कंक्लूजंस दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर? कंक्लूजन नंबर वन तो यही है, पीथ ओवरटोन इज पी प्लस वन हार्मोनिक। दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन भी यही है, the frequency of pth overtone is p plus 1 times of fundamental frequency. Fundamental frequency is 1 by 12 root of t by n. What is the third conclusion? Third conclusion, if you see, कौन से frequencies present है for a stretch string? पहला frequency क्या था? n, उसके बाद क्या था? 2n, उसके बाद क्या था? 3n, फिर क्या आएगा? 4n, फिर क्या आएगा? 5n. So these are the frequencies which are present in a stretched string. इसका मतलब what is the conclusion? All the harmonics are present. All the harmonics are present. तो यहाँ पे सारे ही हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। Good, right? Now similar thing you will notice for air column open at both the ends. सेम चीज आपको वहां देखने को मिलेगी, ऑल द हार्मोनिक्स विल बी प्रेजेंट। हाँ, सिर्फ नंबर ऑफ लूप्स का थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें, वो देखेंगे बात का बाद में। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस। जस्ट अ मिनट। ओके, तो so far we have seen modes of vibrations of stretch string. First mode is fundamental mode. Fundamental mode, string is plugged at the center, so antinode is formed at the center. One loop is formed. One loop मतलब one antinode and two nodes, and the frequency is 1 by 2l root of t by m, which is fundamental frequency. In the second mode is first overtone.
तो इन द फर्स्ट ओवरटोन 2 लूप्स आर फॉर्म, 2 लूप्स मतलब 2 एंटी नोड्स एंड 3 नोड्स. इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आता है n2 दैट इज 2 टाइम्स, सॉरी n1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट. एंड देन इन द नेक्स्ट मोड, next higher mode which is second overtone is third harmonic 3 loop, 3 anti node, 4 node बराबर, and the frequency n2 is 3n, 3 times of fundamental frequency. उसके और अगले मोड में जाओगे मतलब थर्ड ओवरटोन में जाओगे, फोर्थ हार्मोनिक होगा, 4 लूप्स होंगे, 4 लूप मतलब 4 एंटी नोड और 4 लूप, 4 एंटी नोड और 5 nodes, and the frequency n3 will be 4n, 4 times of fundamental frequency and so on so forth. ठीक है, अभी इतना expected है that you know now. Then we have something called as laws of vibrating string. है क्या ऐसा अगला टॉपिक है इन सीक्वेंस? क्या है? laws of vibrating string. laws of vibrating string. There are 3 laws of vibrating string. कुछ भी नहीं है, कोई 3 लॉ नहीं है. What is the fundamental frequency of a stretch string? Formula 1 by, अरे थोड़ा बोलो जरा, सुनाई कम देता है मेरे को. 1 by 2l रूट ऑफ t by m. इससे 3 लॉ बन गए. अगर मैं टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रखता हूँ तो मुझे दिखता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to length, that is called as law of length. तो पहला लॉ है law of length. So what is law of length? What is law of length? The fundamental frequency of vibration of a stretch string is inversely proportional to its vibrating length, provided conditions है. Condition is that tension and mass per unit length should be kept constant, right? So the fundamental सिर्फ fundamental के लिए है ये. अगर fundamental के लिए है तो बाकी higher frequencies के लिए वैसे भी होने वाला है, क्योंकि higher frequencies fundamental पे ही depend करते हैं. लेकिन laws of vibrating string जो होता है वो हम लोग fundamental के लिए define करते हैं, higher frequencies के लिए नहीं करते हैं. तो ये बताना पड़ेगा the fundamental frequency of vibration of a stretched string is inversely proportional to किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वाइब्रेटिंग लेंथ. अब ये वाइब्रेटिंग लेंथ क्यों लिख रहे हैं ये तुमको अगले टॉपिक में समझ में आएगा. सोनोमीटर में अगले टॉपिक में समझेगा कि वाई दे आर नॉट कॉलिंग ओनली लेंथ, वाई दे आर कॉलिंग इट एज वाइब्रेटिंग लेंथ. क्योंकि जितना मेरे पास वायर है नॉट नेसेसरली पूरा ही वायर वाइब्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है. आई कैन मेक अ सर्टन सेक्शन ऑफ द वायर टू वाइब्रेट. मेरे पास 10 मीटर लंबा वायर है, आई कैन मेक 1 मीटर ऑफ द वायर टू वाइब्रेट. कर सकता हूँ मैं. 9 मीटर वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो वाइब्रेटिंग लेंथ इज ओनली 1 मीटर नॉट 10 मीटर. So that is why it is said that the fundamental frequency of vibration of a stretch string is inversely proportional to its vibrating length. Condition है provided. What provided? Provided that these two, कौन से दो? Provided that tension in the string and mass per unit length, मतलब linear mass density, mass per unit length are kept constants. Good. So extremely simple. So you can say n is inversely proportional to L. ये आ गया आपका पहला लॉ. अब इसमें से कुछ और चीजें भी आपको समझने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई राइट n is proportional to 1 by L, जैसे याद है कि आपको बॉयल्स लॉ, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट. वैसे आई कैन आल्सो राइट डाउन NL इक्वल्स टू कांस्टेंट. व्हेन यू से NL इक्वल्स टू कांस्टेंट उसका मतलब ये भी होता है फिर N1 L1 इक्वल्स टू N2 L2 इक्वल्स टू N3 L3 ऑल आर कांस्टेंट्स.
तो ये भी उसका मतलब होता है, ये काम में आएगा हमको, अभी आज ही काम में आएगा ये। दिस इज व्हाट यू विल नीड टुडे ओनली। हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई करते हैं इसको, वी आल्सो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई। ये तो थ्योरेटिकल है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो तुमने डिराइव किया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो डिराइव किया तुमने, दैट इज थ्योरेटिकल, राइट? देन यू हैव टू वेरीफाई आल्सो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड वी विल डू दैट। अगला अगला है लॉ ऑफ टेंशन। पहला कौन सा था? लॉ ऑफ लेंथ। देन यू हैव लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन बहुत सिंपल है, सेम चीज है। जब तुमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन लेंथ के साथ देखना था, तब तुमने टी और एम को कांस्टेंट रख दिया। अब तुम एल और एम को कांस्टेंट रखो, क्या दिखता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, नोट्स में वो रूट का स्पेलिंग गलत हो गया है ना, तो उसको रूट कर लो। उसको रूट कर लो, नोट्स में वो रूट की जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जस्ट करेक्ट दैट वन। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, the fundamental frequency of vibration of a stretched string is directly proportional to square root of tension, provided vibrating length and mass per unit length m, mass per unit length is constant, are constant. These both are constant. तो इसका मतलब ये हो गया कि n is proportional to root of t। इसका मतलब ये भी होता है कि n upon root t is a constant। इसका मतलब ये भी होता है कि n1 upon root t1 equals to n2 upon root t2 equals to all are constants। ओके, देन तीसरा लॉ है लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, जिसको तुम लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ भी बोल सकते हो। तो द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। law of linear mass density, which can also be called as law of mass per unit length, mass per unit length। same ही story है। if I keep tension and length constant, so fundamental frequency is inversely proportional to square root of linear mass density, of course provided tension in the string and vibrating length are kept constant। तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऑलमोस्ट सेम है तो आई विल रिड्यूस माय वर्क, मैं यही कॉपी पेस्ट करके इसमें चेंज कर देता हूँ। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ linear mass density provided vibrating length and what are kept constant? Tension, provided vibrating length and tension are constants। okay, बराबर, यहाँ तक क्लियर? श्योर। मतलब यू आर ट्राइंग टू से दैट n is inversely proportional to root m, which means that n root m is constant, which also means that n1 root m1 equals to n2 root m2 equals to all of these are constants। पक्का? गुड, यहाँ तक क्लियर? अब इसके लिए एक एक्स्ट्रा रिलेशन भी बनता है। तो इसके लिए लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी से तुम और एक एक्स्ट्रा रिलेशन बना सकते हो। वो क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको।
यू सेड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n, लेकिन बट मास पर यूनिट लेंथ है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, विच इज मास बाय लेंथ, विच इज मास बाय लेंथ. व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और बाय लेंथ. व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ होता है ना वो. अरे वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. क्यों? क्योंकि वायर का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? एरिया इनटू एल. हाँ, पाई आर स्क्वायर इज एरिया, वो लिखूंगा अभी मैं. ये हो गया कैंसल आउट, कैंसल आउट हो गया. मतलब एम इज एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर रो. मतलब यू सी दैट एम इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इसका मतलब अगर मैं लीनियर मास डेंसिटी चेंज कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा हूँ, राइट. अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे कि कांट वी चेंज, कांट वी चेंज linear mass density by changing the length of the wire. Normally length of the wire, normally length of the wire is fixed क्योंकि you are fixing it between two rigid supports. तो तुम दो rigid support के बीच में वायर लगा देते हो. अभी कैसा है लुक, लेंथ तो नहीं चेंज हो सकता क्योंकि सपोर्ट्स फिक्स है. अगर मैं एक एंड वायर का इस दीवार पे भाग रहा हूँ, दूसरा उस पे भाग रहा हूँ, अब मैं दीवार को तो नहीं बोल सकता ना आगे आओ पीछे जाओ, नॉट लाइक मुन्ना भाई एमबीबीएस तोड़ के अंदर ले लो, वो तो नहीं हो सकता. रिजिड सपोर्ट्स तो आर फिक्स, तो मतलब लेंथ कैन नॉट बी चेंज. व्हाट आई कैन चेंज इज, मैं उतने ही लेंथ का एक मोटा वायर ले लेता हूँ. मोटा वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मोर, मतलब रेडियस इज मोर. तो नॉर्मली आपको जब मास पर यूनिट लेंथ चेंज करना होता है तो नॉर्मली आप क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हो, नॉर्मली आप रेडियस चेंज करते हो. इसका मतलब ये हो गया कि n जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m था, मतलब बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर स्क्वायर हो गया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया. तो यू कैन ऑल्सो से दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द वायर. अगर ऐसा है तो यू कैन से दैट एन आर इज कॉन्स्टेंट, एंड अगर ऐसा है तो यू कैन से दैट एन वन आर वन इक्वल्स टू एन टू आर टू एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का. तो लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में तीन लॉज है और ये तीन लॉज आ रहे हैं फॉर्मूला से. यू हैव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग एज 1/12 रूट ऑफ टी बाई एम. टू तो कांस्टेंट था, तो तीन पैरामीटर थे, तीन में से किसी भी दो को कांस्टेंट रख दो, तीसरे को चेंज करो, वो बन गया लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर. तो अगर मैं टी और एम को कांस्टेंट रख देता हूँ तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? लेंथ. क्या चेंज कर रहा हूँ? लेंथ, राइट. अब मैंने बोला लेंथ चेंज नहीं कर सकते, कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, थोड़ा रुक जाओ, सब क्लियर हो जाएगा. सोनोमीटर टॉपिक में सब क्लियर हो जाएगा कि लेंथ चेंज कैसे करना है, कौन से केस में लेंथ चेंज हो सकता है, कौन से केस में नहीं हो सकता है. तो अगर मैं लेंथ को वेरी कर रहा हूँ, टी और एम को कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ. तो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेटिंग लेंथ provided tension and mass per unit length are kept constants. तो n is inversely proportional to L, मतलब NL equals to constant, मतलब N1 L1 equal to N2 L2 equal to N3 L3 and so on so forth. Then number 2, अगर मैं L और M को constant रखता हूँ तो fundamental frequency of stretch string is directly proportional to square root of tension provided length and mass per unit length are kept constant. तो n is proportional to root of t. इसका मतलब n by root t is constant, मतलब n1 by root t1 equal to n2 by root t2 equal to n3 by root t3 is equal to constant. थर्ड केस, अब हम लोग टेंशन को और लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगा? मास पर यूनिट लेंथ. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ या फिर लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. So the fundamental frequency of stretch string is inversely proportional to square root of linear mass density provided length, vibrating length and tension are kept constants. So n is inversely proportional to root m, लेकिन m itself is proportional to r square. तो n is inversely proportional to root of r square. इसका मतलब n is inversely proportional to r. तो nr equals to constant which is n1 r1 equal to n2 r2 equals to n3 r3 and so on so forth.
पक्का? क्लियर? सिंपल ही है. नथिंग इज डिफिकल्ट हियर, एब्सोल्युटली नथिंग. अभी अगला टॉपिक है हमारा सोनोमीटर. है क्या सर सोनोमीटर? यस. अभी जो सोनोमीटर है, दिस इज बेसिकली एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. तो सोनोमीटर हम लोग यूज ही करते हैं टू वेरीफाई लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. जो 3 लॉ है उसमें से 2 लॉ को हम वेरीफाई करेंगे, तीसरे को हम नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा वो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट जाता है. हम 2 लॉ वेरीफाई करते हैं, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ टेंशन. तो पहले तो सोनोमीटर क्या है वो समझ लेंगे, फिर हम देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. बाय द वे, लॉ ऑफ लेंथ को तुम फर्स्ट लॉ भी बोलते हो, लॉ ऑफ टेंशन को सेकंड लॉ भी बोलते हो, और लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी को तुम थर्ड लॉ भी बोलते हो, थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. ओके, गुड. देन व्हाट इज सोनोमीटर? इट इज अ वेरी सिंपल डिवाइस. तो सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ a rectangular wooden box, hollow box known as sound box. तो it consists of, मैं सॉरी फॉर दैट, थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, एग्जाम में कैसा लिखना है तुमको थोड़ा याद रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ hollow, hollow मतलब पोकल, inside it is empty. वैक्यूम नहीं बोला मैंने बोला एम्प्टी मतलब एयर होगा. सो इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स, रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स known as sound box, known as sound box. अब ये साउंड बॉक्स जो है, बाय द वे यहाँ पे 2 स्मॉल ओपनिंग होते हैं फॉर द एयर टू गो इनसाइड. अब ये साउंड बॉक्स कहाँ काम में आता है? दिस साउंड बॉक्स इज यूज टू मेक लार्ज मास ऑफ एयर वाइब्रेट, क्योंकि इसके अंदर एयर है. इट इज जस्ट लाइक योर गिटार. गिटार में स्ट्रिंग होता है, पीछे बॉक्स होता है, दैट इज साउंड बॉक्स. अब वो क्यों होता है, कभी सोचा है क्यों होता है? अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए थोड़ा सा थिक भी होता है. हाँ, टू गेट एयर कॉलम. व्हाई डू यू वांट टू हैव एयर कॉलम एट द फर्स्ट प्लेस? दैट इज माय क्वेश्चन. You know what I am doing right now by putting this mic is, माइक्रोफोन क्यों लगाया मैंने? What this mic is doing, अगर मैं माइक हटा लेता हूँ ना, तो you see what happened, the intensity of sound went low. Now if I put the mic on, my sound with the help of mic and through amplifier, through speakers, it is getting amplified. What is the meaning of amplification? इलेक्ट्रॉनिक्स कितने लोगों का है? तुम फंसे हो. हाँ फंसे. और कौन है? Oh, good. What is amplification? Oh, what is amplification? Amplification मतलब to increase the strength of a signal is called as amplification. Amplifier. Amplifier circuits are transistors. Semiconductors में आएगा. NPN and PNP transistors. तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं, ओपैम्प. राइट? है वही, नाम में चेंज है. आइडिया इज कि जब तुमको वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्पलीफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग अ सिग्नल इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन. अब जब मैं ये माइक्रोफोन लगा रहा हूँ, द साउंड दैट आई एम जनरेटिंग थ्रू दिस माइक्रोफोन इज गोइंग टू एम्पलीफायर सर्किट. एम्पलीफायर सर्किट, पहली बात तो साउंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ थ्रू ऑफ कोर्स द माइक्रोफोन, एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज फेड मतलब इनपुट टू द एम्पलीफायर. अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और वो साउंड को जाएगा, साउंड मतलब स्पीकर को जाएगा एज एन इनपुट. आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर गोज एज इनपुट टू द स्पीकर, और स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड में कन्वर्ट करता है विथ ऑफ कोर्स लाउड साउंड नाउ. तो एम्पलीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल. मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने उसको प्लग कर दिया, डेफिनेटली इट इज प्रोड्यूसिंग साउंड, बट the loudness of the sound is small. तो मुझे अगर साउंड का लाउडनेस बढ़ाना होगा तो मुझे लार्ज मास ऑफ एयर को वाइब्रेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये स्ट्रिंग ने वाइब्रेशंस सेट किए उससे एयर वाइब्रेट होगा, और एयर जितना ज़्यादा वाइब्रेट होगा उतना ही ज़्यादा तुमको साउंड सुनाई देगा. सो रिमेंबर, इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स नोन एज साउंड बॉक्स. साउंड बॉक्स इज यूज्ड टू sound box is used to make large mass of air
large mass of air vibrate in order to amplify the sound. तो गिटार के ऊपर भी स्ट्रिंग होता है, तुम स्ट्रिंग को प्लग करते हो, वो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से जो पीछे एयर बॉक्स है उसमें जो एयर है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड द साउंड इज एम्पलीफाइड. सो दैट इज द आइडिया. अब इसके बाद इस पे क्या होता है, व्हाट यू हैव इज समथिंग लाइक दिस. तो ये जो हमारे पास साउंड बॉक्स है ना, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप हॉलो वुडन बॉक्स. इसके ऊपर हम लोग दो ब्रिज लगाते हैं, पी एंड क्यू. नाम दे दिया पी एंड क्यू, ब्रिज, नाइफ. दे आर नाइफ शेप ब्रिजेस विच आर केप्ट अलॉन्ग द विड्थ ऑफ द बॉक्स. बोलोगे अलॉन्ग द विड्थ मतलब भाई ऐसा नहीं रख रहा हूं मैं, इसको ऐसा रख रहा हूं. आई एम कीपिंग इट अलॉन्ग द विड्थ. So I am keeping them along the width. So remember, they are kept along the width. So we have two knife edges. Knife sharp जैसे होते हैं, एकदम sharp होते हैं. They look like knife. So they have two knife edges, more or less. थोड़ा imagine करना पड़ेगा. It is difficult to draw also because I am trying to draw 3D on a 2D. तो I'll make it simple. चलो simple बना देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, तुम लोग समझ ही लोगे. You have your imagination strong, so you will be able to imagine, I guess. ठीक है, I'll just draw it like this. So these are knife edges. यहाँ पे एक edge है, this is called as P knife edge. The one more will be somewhere over here. ऐसा यहाँ पे एक और होगा, more or less. Q. So it consists of two knife edges, P and Q, P and Q, P and Q, P and Q, which are kept along the width of the box, and they can move parallel to the length of the box. मतलब तुम इसको मूव कर सकते हो along the length, लेकिन रखे along the width. बराबर? So you can move them along the length, but they are kept along the width. पक्का? देन इसके बाद इसके ऊपर से एक वायर पास करते हैं, अ थिन यूनिफॉर्म वायर passes over the knife edges. So a thin uniform wire is running along the length of the box and passing over the bridges P and Q. और ये जो वायर है इसको, इसके एक एंड को हम लोग यहाँ अटैच करते हैं. यहाँ पे एक हुक जैसा कुछ लगाया होता है, हुक. सो अ थिन यूनिफॉर्म वायर passes over the bridges along the length of the box, one end of which is fixed to a hook. यहाँ पे एक हुक है, यहाँ पे फिक्स कर दिया. होता है ना घर में भी हुक, कपड़े टंगाने के लिए हुक होता है ना, वही है ये. दिस इज द सेम थिंग, टाई वायर देयर. और जो फ्री एंड ऑफ वायर है, दिस फ्री एंड ऑफ वायर रन्स ओवर अ पुली. यहाँ पे पुली अरेंजमेंट होता है. यू हैव अ पुली अरेंजमेंट ओवर हियर. So the free end of wire runs over a pulley. यहाँ पे एक पुली है, पुली. So free end of wire runs over a pulley and a slotted weight arrangement is attached to it. Slotted. What is the meaning of slotted? You know, slots होते हैं. No, you don't know slots? पता होगा. Any one of you go to gym? Bodybuilders? No, none of you. तो यू नो, वहाँ पे भी इफ यू सी, जब आपको वेट पुल करना होता है, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, आई नेवर गो टू जिम सो आई डोंट नो रियली. तो डिपेंड्स ऑन हाउ मच वेट यू वांट टू पुल. उसमें स्लॉट्स होते हैं. यू वांट टू इंक्रीज वेट, एक वेट उठा के स्लॉट में डाल दो. तो यहाँ पे भी स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट है, मतलब यू हैव स्लॉट्स. आपको जितना ज़्यादा वेट डालना है, यू कैन जस्ट पुट अ वेट इन अ गिवन स्लॉट. आपको ज़्यादा वेट चाहिए, पुट मोर, फिल द मोर स्लॉट्स विथ मोर वेट्स. तो दिस बेसिकली स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट. कुछ नहीं, खांचे होते हैं, हमारी भाषा में खांचे बोलते हैं. यू हैव लाइक चेम्बर्स. more weight, you want to put more weight, put more slots. So this basically a slotted weight arrangement. This is basically a slotted weight arrangement. What is the meaning of slotted weight arrangement? You know, slotted weight arrangement. So you have like chambers, more weight, you want to put more weight, put more slots. So
तो देखो ऐसा है, एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा सा दिख, मैंने इसलिए बोला डायग्राम इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, क्योंकि डायग्राम सामने हो ना तो एक्सप्लेन कर सकते हो, अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इजी है, इट्स टू सिंपल। क्या है ये एक साउंड बॉक्स है। साउंड बॉक्स क्या है? रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स है, हॉलो, क्योंकि अंदर एयर है, राइट, करेक्ट। अब ये क्या काम करता है? इट इज यूज टू मेक लार्ज मास ऑफ एयर वाइब्रेट इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई द साउंड प्रोड्यूस बाय द स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, वो जब वाइब्रेट होगा, वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसको एम्पलीफाई करने के लिए साउंड बॉक्स चाहिए। फिर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू टू ब्रिजेस, नाइफ एज जैसे दो ब्रिज होते हैं, पी एंड क्यू, विच आर केप्ट along the width of the box and they can move along the length of the box। इसके ऊपर से क्या गया? एक वायर गया, स्ट्रिंग गया। A thin uniform string runs parallel to the length of the box over the bridges. One end of the wire is attached to a hook and the other end, free end, passes over a pulley and is connected with a slotted weight arrangement। So the tension in the string can be increased, क्योंकि you said, I did not say anything, तुमने बोला ना यहाँ पे मेरे को, फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है? टेंशन। टेंशन बढ़ाना है तो स्ट्रिंग को ज़्यादा खींचना है, तो ज़्यादा के हाथ से तो खींचेंगे नहीं, हाथ से खींच भी लोगे तो समझेगा जैसा कितना टेंशन है। तो वेट बढ़ाओगे तो टेंशन बढ़ेगा, वेट कैन बी मेजर्ड एंड वेट इज प्रोवाइडिंग टेंशन, यू हैव टू रिमेंबर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वेट mg गिव्स टेंशन, more weight more tension, so this slotted weight arrangement is actually used to increase tension in the string। अब तक क्लियर? पक्का? श्योर श्योर, 100%। अब you can change the tension with the help of increasing load, you can also change the vibrating length by moving these bridges। इसलिए मैंने बोला था कि पूरा का पूरा वायर वाइब्रेटिंग नहीं होता है, तो ये जो दो ब्रिज के बीच में, इसको पॉइंट ए बोलता हूँ, इसको पॉइंट बी बोलता हूँ, तो वाइब्रेटिंग लेंथ इज जस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो दो ब्रिज के बीच में जितना सेक्शन ऑफ वायर है, दैट इज योर वाइब्रेटिंग लेंथ। और इसके ऊपर तुम एक पेपर राइडर रखते हो, पेपर राइडर, पेपर राइडर इस पेपर का छोटा सा पीस। किया कि एक्सपेरिमेंट ये कॉलेज में किया ही होगा, करना ही चाहिए। तो अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर कॉल्ड एज पेपर राइडर इज प्लेस्ड ओवर दिस। गुड। फिर क्या करते हो? फिर तुम ऐसा करते हो, ट्यूनिंग फोर्क लेते हो and you make this string vibrate, या फिर you can make the string vibrate with your hand by plucking it। वायर खींच लिया, it vibrates। पर हम हाथ से नहीं करते, इसका रीजन है, because if I pluck it I don't know what is the frequency, but if I use a tuning fork, तो tuning fork पर लिखा होता है 5 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सपेरिमेंट किया होगा तो पूरा एक बॉक्स रख देते तुम्हारे सामने, उसमें ऐसा सेट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क होते हैं 8-10 तो देते ही हो। फिर तुम क्या करते हो? पहले ट्यूनिंग फोर्क उठाते हो, उसको पैट करते हो, पटकते हो, वायर को टच कर देते हो एंड द वायर स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, करेक्ट। तो यू हैव अ सेट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स। अब होता ये है, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू रेजोनेंस, याद है क्या? मैंने बताया था रेजोनेंस आपको, मैंने आपको बताया था कि जब स्टेशनरी वेव बनता है, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट का natural frequency, everything has a natural frequency। मैं एग्जांपल भी देता हूँ आपको, मे बी यू हैव हर्ड ऑफ इट, मे बी नॉट। 1980s, बहुत पुरानी बात है। यू नो व्हेन सोल्जर्स मार्च, पता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो सोल्जर्स का मार्चिंग, ब्रिज आया, ब्रिज पे मार्च किया, ब्रिज कोलैप्स हो गया। अब जब उसका पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, सबसे पहले तो इंजीनियर को उठा के डाल देते जेल में, इसकी गड़बड़ है। वो तो बोला मैंने सब सही किया, मटेरियल वाज ऑफ गुड क्वालिटी, डिजाइन वाज ओके, एवरीथिंग वाज ओके। तब उनको समझा कि हर एक स्ट्रक्चर का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होता है, तो ब्रिज का भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और जो सोल्जर मार्च कर रहे थे उनका फ्रिक्वेंसी, मार्चिंग का फ्रिक्वेंसी और ब्रिज का फ्रिक्वेंसी हो गया मैच, राइट। अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, देन द बॉडी वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि स्टेशनरी वेव बन जाता है, और स्टेशनरी वेव में एंटी नोड्स बनते हैं विच आर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ब्रिज पे मार्च करने की वजह से जो मार्चिंग का फ्रिक्वेंसी था और जो ब्रिज का फ्रिक्वेंसी था वो मैच हो गया, स्टेशनरी वेव बन गया, रेजोनेंस हो गया,
the bridge started vibrating with maximum frequency and the bridge collapsed. Right? Correct? तो इसलिए अब अगर तुम देखोगे कहीं पे भी, इफ यू नोटिस, इफ देयर इज अ मार्च, ब्रिज पे दे डोंट मार्च एनीमोर, वो नॉर्मल वॉक करते हैं फिर, यू मस्ट सी। तो होता है ऐसा, और क्वेश्चन आने चाहिए। आई सॉ इट वंस बट देन अगेन आई हैड नो क्लू अबाउट क्यों हुआ। मुझे लगा कि कुछ होगा ऐसा रूल कि ब्रिज पे मत मार्च करो, नॉर्मल वॉक करो, या तो हो सकता है ब्रेक टाइम है। बट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस आई अंडरस्टूड कि इसलिए मना करते हो। नाउ सिमिलरली इफ यू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट, मतलब यू आर मेकिंग साउंड बॉक्स वाइब्रेट, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है यू आर एम्पलीफाइंग विद द हेल्प ऑफ साउंड बॉक्स। अगर साउंड बॉक्स का नेचुरल फ्रिक्वेंसी तुम्हारे ट्यूनिंग फोर्क के फ्रिक्वेंसी से मैच हो गया, इसका मतलब देयर इज रेजोनेंस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। जब स्टेशनरी वेव बनता है तो यू नो लूप्स बनते हैं, एंटी नोड बनता है। और यू सी ये पेपर राइडर कहाँ था, पेपर राइडर सेंटर पे ही था जहाँ एंटी नोड है, पेपर राइडर गिर गया, और जैसे पेपर राइडर गिर गया तुम बोलते हो रेजोनेंस, रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस, पेपर राइडर गिरने से रेजोनेंस। आप बोलोगे पेपर राइडर लगाया क्यों, तुमको समझेगा कैसे रेजोनेंस कब हुआ। तो पेपर राइडर का रूल यूज सिर्फ इतना है कि जब पेपर राइडर गिरता है मतलब क्या हुआ, रेजोनेंस, मतलब इट इज वाइब्रेटिंग विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड। पेपर राइडर का कोई और काम ही नहीं है। अब अगर आपको लेंथ चेंज करना होगा तो आप ये दो ब्रिजेस का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज वाइब्रेटिंग लेंथ, राइट। देन इफ यू वांट टू चेंज, लेंथ चेंज हो गया, टेंशन चेंज करना है तो यू कैन पुट मोर एंड मोर वेट। बट इफ यू वांट टू चेंज मास डेंसिटी यू विल हैव टू चेंज द वायर इटसेल्फ। इसके लिए हम तीसरा लॉ वेरीफाई करते ही नहीं है, हम दो ही करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इफ यू सी यू विल फाइंड लिखा होगा वेरिफिकेशन ऑफ, क्या है अगला टॉपिक, क्या लिखा है, वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स मतलब वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ लेंथ अब ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। बहुत सिंपल है, अगेन आई विल नॉट राइट डाउन एनीथिंग, सिर्फ प्रोसेस समझा देता हूँ, सिंपल ही चीज़ है। हमने क्या किया, हमने एक सोनोमीटर लिया, सोनोमीटर पे हमने ये ब्रिज को फिक्स किया, मतलब लेंथ की वैल्यू फिक्स की, राइट, पहले स्टार्टिंग में। फिर हम लोगों ने यहाँ पे टेंशन भी फिक्स कर दिया, एंड देन हमने लीनियर मास डेंसिटी तो फिक्स ही है, क्योंकि तुमने जो वायर यूज़ किया है वो वायर का एक पर्टिकुलर लीनियर मास डेंसिटी होता है। तो तुम्हारे पास टी, एम और एल तीनों क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। अब डिपेंड करता है कि तुमको कौन सा लॉ वेरीफाई करना है। अगर तुमको पहला लॉ वेरीफाई करना है तो पहले लॉ में तुम क्या चेंज करोगे, लेंथ। तो आप क्या करोगे, आपके पास बहुत सारे ट्यूनिंग फोर्क होते हैं, आप अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क यूज करते हो टू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट। और जैसे ही पेपर राइडर गिर गया यू से दैट देयर इज रेजोनेंस। और उस केस में अब पेपर राइडर हर बार तो नहीं गिरेगा, तुम्हारे पास पहला ट्यूनिंग फोर्क था, यू मेक इट वाइब्रेट एंड देन वाइब्रेट द स्ट्रिंग, पेपर राइडर इज नॉट फॉलिंग। फिर तुम क्या करते हो, पी क्यू का डिस्टेंस चेंज करते हो एंड देन यू यूज द सेम ट्यूनिंग फोर्क एंड मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट, पेपर राइडर स्टिल नॉट फॉलिंग। फिर तुम लेंथ वापस एडजस्ट करते हो एंड यू अगेन मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट एंड फाइनली पेपर राइडर फॉल्स ऑफ, राइट। तो जो ट्यूनिंग फोर्क था उसका फ्रीक्वेंसी तुमको पता है क्योंकि लिखा होता है, मतलब यू नो व्हाट इज N1, क्योंकि उस पर लिखा होता है 5 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज है। और ये पी से क्यू का डिस्टेंस तुम मेजर कर सकते हो क्योंकि इसके नीचे स्केल है, स्केल माउंटेड बिलो इट। तो तुमको पता लग गया वाइब्रेटिंग लेंथ कितना है। तो लेट अस से इज L1। देन यू टेक द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क, डू द सेम एक्सरसाइज अगेन। सेकंड ट्यूनिंग फोर्क लो, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करो, पेपर राइडर इज नॉट फॉलिंग, चेंज द लेंथ। देन अगेन यूज द सेम ट्यूनिंग फोर्क, ट्राई टू मेक इट वाइब्रेट एंड सी इफ पेपर राइडर फॉल्स ऑफ। पेपर राइडर फॉल्स ऑफ हो गया तो मेजर द लेंथ, यू नो N2, यू नो L2। ऐसा तुम अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क के लिए हर बार चेक करोगे कि लेंथ कितना आ रहा है, बराबर। एंड व्हेन यू कैलकुलेट, when you take the product of N1 L1, N2 L2, N3 L3, N4 L4, you will find out कि all of these are turning to be same। तो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग वाइब्रेटिंग लेंथ है,
लेकिन जब आप प्रोडक्ट चेक करते हो तो क्या है, सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्या होता है, एनएल इज कांस्टेंट। मतलब क्या होता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हेंस वेरीफाइड। तो आपका पहला लॉ वेरीफाई हो गया, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गया। जिसको तुम थ्योरेटिकली लिख रहे थे वो तुमने अभी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया, दैट एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, N1 L1 इक्वल टू N2 L2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हो गया पहला लॉ का वेरिफिकेशन। देन यू कैन वेरीफाई सेकेंड लॉ ऑल्सो। वेरिफिकेशन ऑफ second law of vibrating string. What is second law? What is second law? Law of tension. तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप वाइब्रेटिंग लेंथ को फिक्स रखते हो। एक बार तुमने लेंथ फिक्स कर लिया, अब तुम लेंथ नहीं चेंज करोगे, तुम लीनियर मास डेंसिटी भी कांस्टेंट रखते हो। याद रखना पहले केस में, इस केस में रिमेंबर टी एंड एम आर कॉन्स्टेंट्स, यू आर नॉट चेंजिंग टी एंड एम। इन सेकेंड केस रिमेंबर लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ आर कॉन्स्टेंट्स। तो अब तुम क्या करोगे, लेंथ फिक्स कर दी, अब तुम सिर्फ स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट में वेट चेंज करते हो। हर बार क्या करते हो, पहला ट्यूनिंग फोर्क दिया, यू मेक दिस स्ट्रिंग वाइब्रेट, द पेपर हेडर डजंट फॉल ऑफ, चेंज द टेंशन and do the same experiment again. Paper header doesn't fall off, change the tension again by increasing or decreasing the load. Load बढ़ाओ या कम करो, check it, and then finally for some tension, मतलब for some load, और load mg मतलब tension, you will see that the paper header falls off. तो तुम्हारे पास जो ट्यूनिंग फोर्थ ऑफ का फ्रीक्वेंसी तुमको पता है, और जो टेंशन है तुमको वो भी पता है, क्योंकि अभी तो तुमने मेजर किया ना। टेंशन क्या है, mg है, मान लेते हैं, चलो मास 1 किलोग्राम था, जी की वैल्यू 10 मान लो। व्हाट इज एमजी, 1 into 10 10 न्यूटन, तो टेंशन वाज 10 न्यूटन। फिर तुम क्या करोगे, फिर सिमिलरली यू विल टेक द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क विद सम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, फिर वापस से तुम सेम एक्सरसाइज रिपीट करोगे, टेंशन चेंज करोगे और इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराओगे, लेंथ सेम है, तुम तब तक टेंशन चेंज करते रहोगे जब तक पेपर हेडर फॉल ऑफ नहीं होता। फॉल ऑफ हो गया तो यू नो व्हाट इज N2, you will measure what is T2, then you do the same thing for third one, and then you calculate what is N1 upon root of T1, you calculate what is N2 upon root of T2, you calculate what is N3 upon root of T3, and you see that these are turning out to be the same। जब ऐसा हो मतलब n by root t constant आएगा, मतलब n proportional to root t आएगा, वो तो हमने पहले ही बोला है। क्या बोला है हमने, the fundamental frequency of vibration of a stress string is directly proportional to square root of tension। तो second law is also verified। अब थर्ड लॉ हम लोग वेरीफाई नहीं करते हैं, उसका रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है। मैंने इसलिए भी बताया कि जब तुमको थर्ड लॉ वेरीफाई करना है, मतलब तुमको वायर चेंज करना है, बिकॉज बेसिकली यू आर सेइंग कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो मुझे बार बार स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा, और मुझे एक बार नहीं करना है, ये बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहला वायर लगाया ऑफ सम रेडियस, पेपर हेड इज नॉट फॉलिंग ऑफ, क्योंकि लेंथ तो कांस्टेंट करके रखा है, मैं चेंज नहीं करने वाला लेंथ। आई कैन नॉट चेंज लेंथ, आई कैन नॉट चेंज टेंशन, टेंशन सेम, मतलब स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट में वेट सेम, लेंथ सेम। पहला वायर लिया, पेपर हेड इज नॉट फॉलिंग ऑफ, फिर वो वायर निकाला, फिर नया लगाया, इट इज स्टिल नॉट फॉलिंग ऑफ, तीसरा लिया, फिर लगाया। तो ऐसा मैं कितनी बार वायर चेंज करूंगा, इसलिए तीसरे लॉ का हम लोग वेरिफिकेशन करते ही नहीं है, इसलिए 2 तक ही है आपको वेरिफिकेशन। so far I expect that this should be clear, right? तो just a very quick recap, तो आपको अभी ये पता होना चाहिए। I'll just put a blank screen here, तो tell me fundamental mode of vibration में, sorry I am repeating it because I want to know if you have understood and if you remember, fundamental mode of vibration of a stress string में कितने लूप बनते हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 1। एक लूप मतलब कितने नोड्स, कितने एंटी नोड्स, 2 नोड और एक एंटी नोड, राइट। फर्स्ट ओवरटोन में कितने लूप होते हैं,
दो। कितने नोड्स होते हैं? तीन। कितने एंटी नोड होते हैं? दो, राइट। फोर्थ ओवरटोन में कितने लूप होते हैं? फाइव। कितने एंटी नोड्स होते हैं? फाइव। कितने नोड्स होते हैं? सिक्स, राइट। पक्का? श्योर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ pth ओवरटोन? p plus 1 into fundamental frequency. What is the formula of fundamental frequency? 1 by 12 root of t by m. 1 by 12 root of t by m. 1 by 12 root of t by m. तो ये जो 1 by 12 root of t by m फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया, इससे तुम्हारे तीन लॉज बन गए, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. फर्स्ट इज लॉ ऑफ लेंथ. व्हाट इज लॉ ऑफ लेंथ? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज inversely proportional to vibrating length provided tension and mass per unit length are kept constant. Very good. Second, law of tension. Fundamental frequency of a stretch string is directly proportional to square root of tension provided vibrating length and mass per unit length are kept constant. Number 3, law of linear mass density. Fundamental frequency is inversely proportional to square root of linear mass density provided length and tension are kept constants. फिर ये जो तीन लॉ है उनको वेरीफाई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है दैट इज सोनोमीटर, राइट. सोनोमीटर, पहले तो पता होना चाहिए सोनोमीटर क्या है. इट इज अ रेक्टेंगुलर hollow wooden box which is called as a sound box. Sound box is used to make large mass of air vibrate so as to amplify the sound generated by the string. बराबर, करेक्ट. उसके ऊपर दो नाइफ एजेस है, मतलब दो ब्रिज है पी एंड क्यू विच आर केप्ट अलोंग द विड्थ बट दे कैन मूव पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द बॉक्स. और इन दो ब्रिज के ऊपर एक वायर है, थिन यूनिफॉर्म वायर विच रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉक्स. मतलब वायर इज पैरेलल टू द बॉक्स. इसका मतलब ये होता है one end of which is attached to a hook and the other end passes over a pulley and is attached with a slotted weight arrangement. Tension can be changed with the help of slotted weight arrangement by increasing or decreasing the load in the slotted weight arrangement. हो गया. Then उसके बाद you have a very small paper rider. Of course the length can be changed by moving the bridge. So you have a small paper rider which is kept on the vibrating length of the wire, and then you can make this string vibrate either by plucking it or by using tuning fork. अब हाथ से प्लग करोगे तो समझेगा कैसे कितना फ्रीक्वेंसी है, तो वी यूज सेट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. अगर वायर वाइब्रेट हो रहा है तो इसका मतलब जो सोनोमीटर के अंदर एयर है वो भी वाइब्रेट हो रहा है, राइट. तो जब रेजोनेंस होगा, मतलब जब ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी साउंड बॉक्स के फ्रीक्वेंसी से मैच होगा. रिमेंबर यहाँ पे कनेक्टिंग स्ट्रिंग और साउंड बॉक्स का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग. तुम वाइब्रेट स्ट्रिंग को करवा रहे हो और तुम लेंथ चेंज करके यू आर मेकिंग श्योर, मतलब जो स्ट्रिंग का वाइब्रेशन है, स्ट्रिंग विल मेक साउंड वाइब्रेट और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बॉक्स शुड मैच विद द ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता है स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है साउंड मतलब एयर को, राइट. तो जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉक्स जब मैच होगा, हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है. अगर उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट किया जाए तो इट ऑसिलेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, उसको रेजोनेंस बोलते हो, राइट. राइट. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस इज वेरी डीप मीनिंग. हर एक चीज़ का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तुम्हारा भी है. इफ यू जस्ट फाइंड दैट फ्रीक्वेंसी एंड यू मेक योर सेल्फ ट्यून विद दैट फ्रीक्वेंसी, तुम्हारे रियल पोटेंशियल सामने आएंगे. अब तक तुमको मिला नहीं वो फ्रीक्वेंसी, इसलिए यू आर नॉट येट अवेयर ऑफ योर ओन पोटेंशियल्स. एनीवेज, तो if the natural frequency of the box matches with the tuning fork, there is resonance and there is a formation of stationary wave. तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमको वेरीफाई करने हैं पहले दो लॉ, लॉ ऑफ लेंथ एंड लॉ ऑफ टेंशन. पहले केस में जब लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई करते हो तो सिर्फ लेंथ ही वेरी करते हो, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखते हो. मतलब तुम स्लॉटेड वेट अरेंजमेंट में वेट डाल दिया, अब उसको चेंज करना नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ को चेंज करना नहीं है. मतलब यू आर नॉट सपोज टू चेंज वायर, कीप द वायर सेम, just change the distance between the two bridges P and Q. Tuning fork लो, string को vibrate करो,
पेपर एडर नहीं फॉल हुआ, लेंथ चेंज करो, ट्यूनिंग फोर्क वही रखो, देन वाइब्रेट करो, जब तक पेपर एडर फॉल नहीं होता। एक पर्टिकुलर लेंथ पे पेपर एडर फॉल हो जाएगा, मतलब जो ट्यूनिंग फोर्क का फ्रिक्वेंसी था N1 वो मैच हो गया कॉलम के फ्रिक्वेंसी के साथ, साउंड बॉक्स के साथ। तो वो जो लेंथ होगा बिटवीन पी एंड के उसको नोट डाउन कर लो। यू हैव L1 करस्पॉन्डिंग टू N1। ऐसा अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क के लिए करते रहना है। यू गेट L2 फॉर N2 फ्रीक्वेंसी, यू गेट L3 फॉर N3 फ्रीक्वेंसी, देन यू चेक द प्रोडक्ट N1 L1, N2 L2, N3 L3, और ये सारे वैल्यू सेम आने चाहिए। आ गए तो यू हैव वेरीफाइड लॉ ऑफ लेंथ। जब तुम लॉ ऑफ टेंशन वेरीफाई करते हो तो तुम सिर्फ टेंशन चेंज करते हो, बाकी कुछ चेंज नहीं करते हो। मतलब तुमने लेंथ फिक्स कर दिया, तुमने वायर भी सेम रखा है, अब तुम सिर्फ टेंशन चेंज करोगे और वापस से देखोगे कि हर एक ट्यूनिंग फोर्क के लिए कितने टेंशन पे पेपर राइटर फॉलो हो रहा है। तो तुम्हारे पास T1 है करस्पॉन्डिंग टू N1, T2 है करस्पॉन्डिंग टू N2, T3 है करस्पॉन्डिंग टू N3। यू फाइंड आउट N1 अपॉन रूट T1, N2 अपॉन रूट T2, N3 अपॉन रूट T3, और ये सब अगर सेम आ गया मतलब n by root t is constant, मतलब n is proportional to root of tension and hence verified। पक्का पक्का, गुड। तो अभी we don't have that much of time to go ahead with next topic or even questions, so we'll stop early today।